हाय फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि फलनों की मैपिंग के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आगे डिस्कस करते हैं। हमने 4 टाइप का डिस्कस किया था: एक एकी फलन, आच्छादक फलन, बहुएकेकी फलन, अंतरछेपी फलन। अब हम इनको कंबाइन कर करके देखेंगे कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और उनकी संख्या कैसे निकाली जाती है। और उसके बाद आगे देखते हैं थोड़ा सा उनके गुणों के आधार पे उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं एकैकी आच्छादक फलन। क्या देखेंगे? एकैकी आच्छादक फलन। आच्छादक फलन मतलब ऐसा फलन जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो, उस फलन को कहेंगे एकैकी आच्छादक फलन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं इसे? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहते हैं? और कहते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। एंड ऑन टू फंक्शन, ये दो चीज कहा जाता है। दोनों नाम इक्वली फेमस है, ठीक है। अब वन वन का मतलब ये वन वन भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो ये ए है हमारा, ये हमारा क्या है? बी है। इसमें ए बी सी है, इसमें 1 2 3 है। तो इसका प्रत्येक अवयव इसके किसी न किसी अवयव से क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न अलग अलग अवयव से संबंधित होना चाहिए। ना तो इसमें कोई अवयव बचेगा, ना ही इसमें कोई अवयव बचेगा, और सारे अवयव सिंगली रिलेटेड होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। कहने का मतलब सब के सब अवयव अकेले अकेले किसी न किसी अवयव से कनेक्टेड हो। चाहे जैसे कनेक्टेड हो सकता है, वो किसी भी अवयव से हो सकता है, चाहे सीधा सीधा हो चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन उसका जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल होगा, नहीं तो वो बहु एक एक ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखते हैं, या तो ऐसे ऐसे हो सकता है ना, या फिर कैसे किया जा सकता है? ए बी सी है, 1 2 3 है, ए को यहीं रहने दो, बी को 3 से मिला दो, सी को यहां मिला दो, है ना, ये हो सकता है हमारा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी यहाँ हो गया, 1 2 3 यहाँ हो गया, बी को 2 पर ही रहने दो, ए को 3 से मिला दो, सी को 1 से मिला दो, ठीक। और क्या हो सकता है हमारा? यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे हमारा 1 2 3 है। अब की क्या कर सकते हैं हम? ए को 2 से मिला दो, बी को 1 से मिला दो, और सी को 3 से मिला दो, ऐसा हो सकता है। और ऐसे ही हम और भी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। और क्या संभव है इसमें? ए बी सी हुआ, 1 2 3 हुआ, सी को 1 से मिला दिया, बी को 3 से मिला दिया, ए को 2 से मिला दिया, ये भी संभव है। जहां तक मुझे लग रहा है ये किसी में दिया नहीं है अभी तक, ठीक है। और क्या संभव है? यहाँ ए बी सी है, 1 2 3 है हमारा। अब की बार हम क्या कर सकते हैं? ए को 3 से मिला दिया, बी को 2 से मिला दिया, सी को 2 से मिला दिया, और बी को 1 से मिला दिया। देखते हैं ये किसी में है क्या? बी को 1 से, बी को 1 से उसमें मिलाया है, ए को 2 से, ए को 3 से, नहीं है। मतलब यही टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कितने पत्ते? इसमें 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं, और टोटल हमें कितना मिल रहा है? 6 अवयव मिल रहा है। टोटल हमें 6 फलन संभव दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अब ये समझना होगा हमें कि ये 6 आया कहाँ से। ये दरअसल आता है फैक्टोरियल 3 से। मतलब कि अगर ए और बी में बराबर बराबर अवयव हैं, कितने अवयव हैं? n इक्वल यम है, n इक्वल यम है, तो एकैकी आच्छादक फलनों की जो संख्या होती है वो होती है फैक्टोरियल n। क्या होती है? अगर n इक्वल यम है, दोनों में अवयव की संख्या सेम है, तो एकैकी आच्छादक फलनों की जो संख्या फैक्टोरियल n होगी। जैसे यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो फैक्टोरियल 3 हो गया। फैक्टोरियल 3 का मतलब प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा हमारा कितना? 6 आ जाएगा। और हमने निकाल कर देखा अभी 6 कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी। और अच्छा, अगर दूसरे वाले में अवयव की संख्या पहले वाले से ज्यादा है, या दूसरे वाले में अवयव की संख्या पहले वाले से कम है, तो उस स्थिति में एकैकी आच्छादक फलन नहीं बनेंगे। यही कुल पॉसिबिलिटी है, याद रखना। फैक्टोरियल पूछ लेता है, अगर थोड़ा सा और घुमाना चाहेगा वो तो इसको भी पूछ सकता है, ठीक है।
इसमें कोई गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर से हम डिस्कस करते हैं, एक एकी आच्छादक फलन वो फलन होते हैं जो एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो। आच्छादक का मतलब पूरा पूरा छोप ले, पूरा पूरा ढक ले, उसे एकदम ओवरलैप कर ले एक एक एलिमेंट को। और एक एकी का मतलब होता है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट उसके सिर्फ और सिर्फ एक एक एलिमेंट से बद्ध होना चाहिए, उससे लिंक्ड होना चाहिए, इसके अलावा नहीं हो कुछ। अगर इसके एक से ज्यादा अवयव उसके एक एक अवयव से मिलेंगे तब बहु एक एकी आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम आगे देखते हैं। ये तो हमारा ऐसे हो गया। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। बाकी आगे हम देखते हैं अपना। आगे क्या होगा हमारा, आगे हमारा आएगा बहु एक एकी आच्छादक। बहु एक एकी आच्छादक। अब इसको मैपिंग से हम समझेंगे, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो रहा है 1 2 3, यहाँ डी भी हो सकता है। ठीक, 1 2 3 मान लीजिए। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए और बी को हम 1 से संबंधित कर सकते हैं, मतलब ए रखूं या बी रखूं वैल्यू 1 आएगी। सी को 2 से मिला दिया, डी को 3 से मिला दिया, समझ रहे हैं। या कोई और भी लिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 2 3 ले लिया। ठीक, तो क्या कर सकते हैं हम, बी सी और ई को रखने पे 2 आ रहा है मान, डी को रखने पे 3 आ रहा है, ए को रखने पे 1 आ रहा है। हम अपने मन से कुछ भी सोच सकते हैं, उससे तमाम तरीका है, अतः इनफाइनाइट टोटल पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ए बी सी को, जैसे ए और बी को रखने पे 1 आ रहा है, ठीक, मतलब ये क्या हो गया, एक एकी नहीं है, ये बहु एक एकी है। हम एक्स के अलग अलग मानों को रख रहे हैं और तब भी हमें वाई का सेम मान प्राप्त हो रहा है, सेम वैल्यू प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब बहु एक एकी नहीं है। तो ऐसे फलन जितने भी हैं जिनमें एक्स के डोमेन में से एक या एक से ज्यादा मान को रखने पे जो को डोमेन है उसमें एक ही वैल्यू प्राप्त हो रही है, सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है हमारी, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब y के ढेर सारे मान, ऐसा कोई ना कोई एक मान जरूर हो जिसका एक से ज्यादा पूर्व प्रतिबिंब हो x में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहु एक एकी आच्छादक फलन कहलाएगा। ठीक है, और दूसरे शब्दों में सीधा सीधा जान लेते हैं, अगर एक एकी आच्छादक नहीं है तो वो बहु एक एकी आच्छादक होगा। आच्छादक होना चाहिए, पूरा पूरा ढका है। देखिए यहाँ भी 3 के तीनों इन्वॉल्व है, यहाँ भी 3 के तीनों इन्वॉल्व है, इससे ज्यादा भी अवयव लिए जा सकते हैं। अब आगे हम संक्षिप्त में ही डिस्कस करेंगे, क्या एक एकी हो गया, बहु एक एकी हो गया, आच्छादक हो गया। अब देखते हैं एक एकी अंतरक्षेपी। एक एकी अंतःक्षेपी कह लो या अंतरक्षेपी कह लो, दोनों लिखा मिलेगा आपको, है ना। एक एकी अंतरक्षेपी फलन, ठीक, 1 1 इनटू फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है, ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। ठीक, ए को 1 से मिला दिया, बी को 3 से मिला दिया, सी को 2 से मिला दिया, 4 और 5 बचा रह गया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि सिंगली ये लिंक्ड तो है, कनेक्टेड है, सिंगल है ना, रिलेटेड है ये एक एक से, प्रत्येक अवयव इसके एक एक अवयव से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे फिर भी कितना अवयव बच रहा है हमारा, टोटल 2 अवयव बच रहा है अभी भी। 2 बचे, 1 बचे, 4 बचे, 3 बचे, चाहे जितना बचे, लेकिन कुछ ना कुछ बचना चाहिए। अगर कुछ ना कुछ बचेगा उसमें तो इसका मतलब ये है कि परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं होगा, और जब परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं होगा तो फिर वो अंतरक्षेपी हो जाएगा, आच्छादक हमारा नहीं होगा। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। ऐसे ही हम कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ले लो ए बी सी और यहाँ पे ले लिया मैंने क्या 2 3 4 5, ठीक है। तो अब की बार हम क्या कर सकते हैं, सी को 3 से मिला दिया, ए को 4 से मिला दिया, बी को 5 से मिला दिया, 2 बचा रह गया हमारा। कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से, इधर उधर मिला दो, बस फलन का अस्तित्व हो, पहला चीज। दूसरा चीज, को डोमेन में हमारा मिनिमम एक अवयव बचना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। और अगर कोई ना कोई अवयव बचेगा तो क्या होगा, अंतरक्षेपी होगा हमारा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसे देख लेते हैं आगे। एक एकी अंतरक्षेपी हो गया। अब हम बात करेंगे बहु एक एकी अंतरक्षेपी का। अब बहु एक एकी से समझ ही गए होंगे आप कि एक से ज्यादा अवयव कनेक्टेड होंगे। बहु एक एकी, बहु एक एकी अंतरक्षेपी, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं, ए बी सी डी और यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक। मान लो ए और बी को मिला दिया मैंने 2 से, सी कनेक्टेड है 1 से, डी कनेक्टेड है 3 से।
अब इन दोनों को रखने पर ये वैल्यू आ रहा है, बहु एक ही हो गया। यहाँ पे 2 वैल्यू बच रहे हैं, अंतरछेपी हो गया। समझ में आया आपको बात क्या है? तो बहु एक ही अंतरछेपी में 2 से ज्यादा अवयव रखने पर x का y का एक ही मान हमें मिलेगा। अंतरछेपी का मतलब परिसर और सहप्रांत सेम नहीं होंगे, कोई ना कोई अवयव सहप्रांत का जरूर बचेगा जो परिसर में हमारे शामिल नहीं होगा, अतः वो अंतरछेपी हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ इसका प्रकार खत्म होता है। अब इसके गुणधर्मों के आधार पर इसका वर्गीकरण जो किया गया है उसको हम एक एक करके सारे फलनों को पढ़ेंगे ईमानदारी से, और उनके डोमेन और रेंज को भी सीखेंगे क्या होता है। जब एक बार डोमेन रेंज सारा सीख गए तब हम ये जो पढ़े हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना सीखेंगे। ठीक है, नहीं तो पता चले आच्छादक निकालने को बोल दिया। अब आच्छादक में हमने पढ़ा कंडीशन कि परिसर सहप्रांत के इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं है परिसर कैसे निकाला जाता है, तो हम क्या करेंगे फिर, है ना। तो उन सारे फलनों को पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड हैं सारे, और उनके हम स्टैंडर्ड परिसर को पूरा देखेंगे, रेंज को कैसे निकाला जाता है, डोमेन को कुछ याद भी करेंगे, याद करने वाली चीजें होंगी। ठीक, उसके बाद हम इससे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे, डोमेन रेंज से भी संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम करते हैं शुरू इसी में अपने अगले टॉपिक को। किस टॉपिक को शुरू करेंगे हम? फलनों के वर्गीकरण में जो सबसे पहला है वो हमारा क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, है ना, फलन। और इसमें हम सबसे पहले किसे डिस्कस करेंगे? साइन एक्स को। किसे डिस्कस करेंगे? साइन एक्स को। देखते हैं साइन एक्स, ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है हम सब जानते हैं। यहां से शुरू होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और इधर भी ऐसे ऐसे जाएगा, है ना। जो मैक्सिमम वैल्यू है इनकी जो अटेन होती है हमें, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हाइट या एम्पलीट्यूड कह लो, वो होता है वाई एक्सिस पे 1। कितना होता है? वाई एक्सिस पे 1 होता है। और यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ क्या होगा हमारा? -1 होगा। कितना आएगा यहाँ पे? -1 होगा। ठीक है, और क्या होता है? यहाँ 0, यहाँ पे हमारा होगा π/2 बीचों बीच में, क्योंकि साइन π/2, साइन 90 अंश का मान 1 होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे हाइट पर है, पीक पर। यहाँ पाई होगा, यहाँ 2π होगा, यहाँ 3π होगा, यहाँ 4π होगा, और ऐसे इधर भी यहाँ -π, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना? -2π, और ऐसे यहाँ पे -3π। ठीक है, बीच में यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? 3π/2, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 5π/2, यहाँ कितना आ जाएगा? 7π/2, ऐसे इधर भी आ जाएगा हमारा -π/2, यहाँ पे आ जाएगा -3π/2, और ऐसे ही बढ़ता उधर चला जाएगा। ठीक है, अब इतना हम देखकर समझ पा रहे हैं कि ये ग्राफ हर जगह क्या हो रहा है, जहां जहां ये एक्स को कट कर रहा है वहां पे इसका मतलब ये है कि ग्राफ का जो मान है वो शून्य है। क्या है? शून्य है, एक्स को कट कर रहे हैं। तो शून्य कहाँ कहाँ आ रहा है? 0π, 2π, 3π, 4π, यहाँ -π, -2π। तो हमने 11th में पढ़ा है कि अगर साइन यक्स इक्वल 0 दिया है तो यक्स का मान सीधा सीधा n π हो जाता है। क्या हो जाता है? यक्स का मान n π हो जाता है, जहां पे n हमारा क्या है? इंटीजर है। इंटीजर का अलग अलग वैल्यू हम पुट करेंगे तो यक्स का अलग अलग मान हमें प्राप्त हो जाएगा, और उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो जो मान है हमारा वो कितना आएगा? 0 आएगा। पहला बात ये था। ठीक है, दूसरा बात हमारा ये है कि हम देख रहे हैं ये मैक्सिमम 1 तक जा रहा है इसका y का मान, और मिनिमम -1 तक जा रहा है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारा रेंज है, रेंज, ठीक है, परिसर जिसे कहते हैं, वो -1 से 1 तक जा रहा है। देख लो, मैंने इंटरवल बताया था, अंतराल, ये बंद अंतराल है। कैसा अंतराल है? क्लोज इंटरवल है ये। -1 से 1 का मतलब ये है कि -1 और 1 को भी शामिल किया जाएगा, प्लस -1 और 1 के बीच में जितने मान हैं उन सबको, इन सारे मानों को हम कंसीडर करेंगे जितने हैं बीच में। समझ रहे हैं? -1 से 1 तक के, यही हमारा क्या है? परिसर है। मतलब कि हम x का कुछ भी मान रख रहे हैं, अधिकतम हमें 1 मान मिलेगा साइन का, और मिनिमम कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। और x का जो हम मान रख सकते हैं, डोमेन हमारा क्या होगा? प्रांत। प्रांत हमारा हो जाएगा r। कितना हो जाएगा हमारा प्रांत? r हो जाएगा रियल नंबर। आप यहाँ रियल नंबर लाइन पे r की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, आपको जो y का मान मिलेगा, साइन x का जो मान मिलेगा, वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। इस बात को याद रखना है, इसमें इससे ज्यादा कुछ जानने लायक नहीं है। और थोड़ा थोड़ा बात बता देता हूँ, अब ग्राफ बना ही दिया हूँ। अगर हम इसके एकाकी होने का बात करेंगे, किसका बात करेंगे? एकाकी का। ध्यान दीजिएगा, जरा छोटा सा पार्ट ले लेता हूं मैं।
अगर इतना पूरा बड़ा पार्ट लूंगा मैं और x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचूंगा तो कई जगह कट कर रहा है तो वो एक एक ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं छोटा सा भाग लूंगा, छोटा सा का मतलब यहां से यहां तक का भाग, यहां से यहां तक का अगर मैं भाग ले लूं, तब मैं अगर x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींच रहा हूं तो क्या हो रहा है, काट रहा है एक ही स्थान पर। मतलब कि साइन एक्स अगर ओवरऑल दे दिया जाए, फिक्स डोमेन ना दिया जाए कहां से कहां तक की बात हो रही है एक्स की, तो वो एक एक ही नहीं होगा। लेकिन अगर बता दिया इतने से इतने तक, तो हम ऐसे ग्राफ में चेक करेंगे कि वहां से वहां तक क्या वो एक बार में ही कट कर रहा है। अगर ये आगे की बात भी करता तब फिर नहीं होता वो एक एक ही। अगर यहाँ भी और इधर का भी बात होता है ना, तो ये कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू -π/2 से -π/2 से π/2 तक, ये क्या है हमारा 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। क्लियर। इसको अपन क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इन सारी बातों को, लेकिन अभी यहाँ आ गया था तो थोड़ा सा लालच लग जाता है बताने का, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब अपना हम दूसरा ग्राफ देखते हैं, cos x का। किसका ग्राफ देखेंगे, cos x का। cos x को हम डिस्कस करते हैं, y = cos x। ये कैसा है, ये हमारा ऐसे जाएगा। ठीक, जो अधिकतम मान है वो कितना है, 1 है, और जो न्यूनतम मान है वो कितना है, -1 है। कितना है, -1 है। ये 0 होगा हमारा मान। ये हमारा जो वैल्यू है π/2 होगा। यहाँ पे हमारा पाई होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3π/2। यहाँ पे हमारा 2π, यहाँ पे 5π/2, यहाँ पे हमारा 3π होगा, और ऐसे ही होता चला जाएगा। ऐसे इधर हमारा यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे -2π, और यहाँ पे -5π/2, ऐसे ही होता चला जाएगा हमारा। ठीक है, इतना हुआ। अब फिर से हम देखेंगे इस ग्राफ का जो मैक्सिमम हाइट अचीव हो रहा है वो 1 है, जो मिनिमम हाइट है वो कितना है, -1 है। ठीक, हाईएस्ट वो 1 तक जा रहा है और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। तो इससे क्लियर तो ये है हमारा कि जो रेंज होगा, परिसर होगा जो हमारा, वो इसका भी -1 से 1 तक ही होगा। -1 से 1 तक ही होगा। इन सारे डेटास को याद रखना है, बहुत जरूरी है। और ये सब भी याद रखना कि इसको कहाँ हम पुट करते हैं। अच्छा, अब देखो जरा, ये ग्राफ π/2 पर x अक्ष को काट रहा है, फिर 3π/2 पर, फिर 5π/2 पर, -π/2, -3π/2 है ना, यहाँ कट कर रहा है। इसका मतलब जो π/2 का मल्टीपल है वहां पे ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा है। अब x अक्ष को जब कोई पॉइंट काटता है कहीं पे, x अक्ष पे जब कोई ग्राफ काटता है तो x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है। यहाँ पे y है कौन, cos x है। तो cos x की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि π/2 के मल्टीपल में, π/2 के गुणज में जो भी वैल्यू आएंगे x के, उन सब पे इस y का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर cos x = 0 है, कितना है, 0, तो हमारा जो x का वैल्यू होता है 2n + 1 π/2 होता है। विषम गुणज π/2, 3π/2, 5π/2, है ना, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, हमारा इंटीजर है। समझ में आया, ये बात याद रखना है। ठीक, x = 2n + 1 π/2 हो जाएगा हमारा। इसमें फिर से डोमेन हमारा क्या होगा, प्रांत हमारा हो जाएगा कितना, r हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना ही बताना है, इससे ज्यादा नहीं बताना है। इसमें भी वही वाला फंडा है, एक एक ही वाला। अगर हम पूरे में बात करेंगे तो नहीं होगा एक एक ही, लेकिन अगर हम एक निश्चित अंतराल की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात कर लें तो ये एक एक ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो भी एक एक ही नहीं होगा, 2-2 पॉइंट पे कट कर देगा। यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक फिर एक एक ही होगा, कट करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा एक एक ही, ऐसे ही होता चला जाएगा। तो वो आपको समझना होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब धीरे धीरे डिफिकल्टी की तरफ बढ़ रहा है हमारा ग्राफ का सिलसिला, और उन्हें समझना होगा बहुत ही आराम से। ठीक है, अगला है हमारा tan x, y इक्वल है हमारा क्या, tan x। अब देखिए, रेंज और डोमेन का ये खास बात है कि हमें वो भाग निकाल देना है मान का डोमेन में से जिस पर ये फलन अस्तित्व में ना हो। जैसे tan x से हम समझेंगे क्या होगा, यहाँ पे sin x बटा cos x होगा। अब जिस जिस मान पे हमारा cos x 0 होगा, ये ओवरऑल अनंत आ जाएगा।
क्या हमें अनंत चाहिए, नॉट डिफाइंड चाहिए। इस केस में जब cos x 0 आएगा तो इसे माना जाता है कि ये अपरिभाषित है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो इसका मतलब इसके परिभाषित होने के लिए जो हमें चाहिए वो ये चाहिए कि cos x की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो। क्या हो? cos x इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब cos x 0 कब होता था? जब x की वैल्यू क्या होती थी? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मतलब ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं हो सकती। अगर हो गई तो cos x 0 हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं लेना ये वैल्यू, इसीलिए हम डोमेन में से इस मान को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो प्रांत है, प्रांत हमारा क्या आ जाएगा? रियल नंबर में से हम x का वो मान माइनस कर देंगे जहां जहां हमारा cos क्या है? 0 है। अगर cos 0 हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा फलन और हमें अस्तित्व में चाहिए, इसलिए ये हुआ। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। क्या करते हैं हम? ग्राफ ड्रा करते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये ग्राफ। अब देखिए यहाँ पे cos x नहीं चाहिए, cos x 0 जब होता है तो नहीं चाहिए हमें। तो मतलब cos x 0 कब होता है? पाई बाई 2 पे। यहाँ पाई बाई 2 लिख दो, यहाँ माइनस पाई बाई 2 लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना? ऐसा कुछ होता चला जाएगा, ठीक है? इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना। ये पाई बाई 2 है, तो इसके आगे यहाँ पे बना देते हैं हम माइनस 3 पाई बाई 2। देखते हैं ये ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ से शुरू हुआ, 0 पर 0 हुआ और यहाँ पे जाकर खत्म हुआ। यहाँ 0, ऊपर साइन है ना, तो साइन भी तो अपना धमाल मचाएगा। हमें इस बात को भी ध्यान देना पड़ेगा। साइन 0 0 कब होगा? जब 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, मतलब n पाई जब होगा तो 0 पे ये हो गया 0, है ना? आगे ये पाई बाई 2 है हमारा, ये पाई हो जाएगा हमारा, ये माइनस पाई हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? माइनस पाई। यहाँ से ग्राफ आया, पाई पर भी 0 हो गया, यहाँ चला गया ऐसे। यहाँ से ग्राफ आया, माइनस पाई पे 0 हो गया और यहाँ से चला गया ऐसे। तो इसी हिसाब से हमारा tan का मान मिल गया। ध्यान देना, पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पर जो मान है tan का वो अनंत है। कहाँ है? अनंत, बहुत दूर तक जा रहा है वो। तो अगर हम इसके रेंज की बात करें y एक्सिस पे, तो ध्यान से देखना, ये नीचे माइनस अनंत तक जा रहा है और ऊपर कहाँ तक जा रहा है? प्लस अनंत तक जा रहा है ग्राफ। नीचे भी कहीं अंत नहीं है, ऊपर भी कहीं अंत नहीं है y की वैल्यू का, ठीक है? तो जो हमारा रेंज है, रेंज परिसर, वो हमारा परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हमारा हो जाएगा माइनस अनंत से अनंत, और जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मतलब कि आप कुछ भी वैल्यू रखो, r में से 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को घटाकर आपको हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा। मतलब tan का कोई भी मान हमें मिल सकता है। यही इस ग्राफ की खूबसूरती है। समझ में आया? अब फिर से इसकी एक एक ही और अच्छा तक की हम बात करते हैं। अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की ग्राफ लोगे यहाँ पे, तो एक जगह वो कट करेगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक का ले लिए तो दो जगह कट करेगा। तो एक एक ही नहीं होगा, अंतराल बहुत मैटर करता है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लो, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 लो, या यहाँ से माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 लो। हर जगह एक एक ही होगा, इसके अलावा एक एक ही वो नहीं होगा। आगे बढ़ता चला जाएगा, बस वही फिक्स अंतराल में ही वो एक एक ही होगा, ठीक है? ये हमारा हो गया tan x का। अब बात कर लेते हैं हम अपना किसका? cot x का बात करेंगे, ठीक? cot x, y इक्वल cot x। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा है हमारा? यहां से cos x अपान sin x। क्या लिखा है? cos x अपान sin x, ठीक है? cos x अपान sin x, ठीक। अब ये ग्राफ परिभाषित कब नहीं होगा? जब sin x 0 हो जाएगा। तो हमें sin x 0 नहीं चाहिए, मतलब x का वैल्यू हमें n पाई नहीं चाहिए, ठीक है? x का वैल्यू हमें क्या नहीं चाहिए? n पाई नहीं चाहिए। तो इसका जो प्रांत होगा, प्रांत, वो क्या होगा? हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम n पाई नहीं पुट कर सकते। तो माइनस कर दिया, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर है, ठीक। अब देखते हैं इसका रेंज क्या आएगा। ग्राफ बनाते हैं पहले।
इस बात को जानना बहुत जरूरी है। ऊपर कॉस है तो इसका मतलब जितने भी विषम मल्टीपल होंगे, गुणज होंगे π/2 के, उन सब जगहों पे जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 0 होगी। इस ग्राफ की क्या होगी, 0 होगी। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 0 है, ये हमारा पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ठीक है। ये हमारा माइनस पाई है, ये -2 पाई है, ये -3 पाई है। बहुत अच्छे से समझना है हमें। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सब पे ये फलन परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब वहां पे वो कहीं मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ होगा। ध्यान देना, ऐसा कुछ। अब आप कहोगे सर यहाँ पे बीच में कट क्यों कर रहे हैं, तो ये भी तो हमें ध्यान देना है। ये 0 है, ये पाई है, तो इसका मतलब ये π/2 होगा। ये पाई 2 पाई, तो ये 3 π/2, ये 5 π/2, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, माइनस, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। कितनी आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि ये π/2 का ऑड वाला मल्टीपल है। यही हमारा ग्राफ है। फिर से 0 पाई 2 पाई, इन सब पे देख रहे हो ग्राफ कहीं कट नहीं कर रहा है, सीधे निकल जा रहा है एकदम इनफाइनाइट पे, है ना। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं, फिर से देखो ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लग जा रहा है ना। तो इसका मतलब इस ग्राफ का जो रेंज है, रेंज वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, ठीक है। इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं आगे आराम से। इसमें भी एक ही वाला वही सीन है। आप समझदार हो, आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, कैसे करेंगे, सेक एक्स को डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे, सेक एक्स को, y इक्वल सेक एक्स। सेक एक्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कॉस एक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कॉस एक्स। इसका मतलब सेक एक्स वहां डिफाइन नहीं होगा जहां कॉस एक्स का वैल्यू 0 होगा। मतलब कि डिफाइन होने के लिए हमें कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। क्या चाहिए हमें, कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि एक्स की जो वैल्यू है वो 2n+1 π/2 नहीं हो सकती। बस इतना जानना है। अच्छा, अब प्रांत हम निकालेंगे अगर यहाँ से, तो प्रांत तो वास्तविक संख्या होगा, लेकिन उसमें से 2n+1 π/2 वाला पार्ट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सब रख सकते हो, लेकिन वो मान आपको नहीं रखना है जिसपे वो फलन अपरिभाषित हो जाए, है ना। इतना हो गया। अब देखते हैं इसका ग्राफ हम। बहुत ही बेहतरीन ग्राफ है ये। ठीक है, ऐसे ये हो गया। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल 1 का, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल -1 का। ये हमारा 1 है यहाँ पे, और ये हमारा -1 है, ठीक है। कहने का मतलब इसका जो निगेटिव वाला वैल्यू है ये -1 ही हो सकता है। -1 से 0 के बीच का जो वैल्यू है वो इसे नहीं मिलता, अचीव नहीं कर पाता ये, और 1 से ज़्यादा ही पाएगा और -1 से कम नहीं पाएगा। समझ रहे हैं, इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखते हैं इसका ग्राफ क्या होगा। अब ये cos x है, मतलब कि क्या हो जाएगा झोल, π/2, 3 π/2, 5 π/2, ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं π/2, है ना। ये हो गया हमारा कितना, -π/2, ठीक। तो हम कर देंगे ऐसा, क्या कर देंगे, ऐसा, ठीक। और उसके बाद हो जाएगा हमारा ऐसा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऐसा। यही हमारा क्या है, सेक एक्स का ग्राफ है। क्या है हमारा, सेक एक्स का यही ग्राफ है। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान देना है बढ़िया से, ताकि आपसे गलती ना हो, ठीक है। ये π/2 है, ये -π/2 है, ये हमारा 3 π/2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। यहाँ पे ये -π/2 है, ये -π है, और ये -3 π/2 है, ठीक है। इतना हुआ हमारा, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, समझने में।
अब इसका जब हम रेंज लिखेंगे तब क्या आएगा, रेंज जब लिखते हैं, रेंज लिखते हैं इसका, रेंज अगर आप देख रहे हो तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक गया है और उसके बाद 1 से इनफाइनाइट तक गया है, तो रेंज हमारा हो जाएगा, रेंज है हमारा माइनस इनफाइनाइट से -1 तक यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रांत और परिसर दो के दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब की बारी किसकी है, कॉसेक एक्स की बारी है। y इक्वल कॉसेक एक्स, जिसे हम बड़े प्यार से लिख सकते हैं 1/sin x। मतलब कि जो sin x की वैल्यू है, यहां से sin x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती अगर परिभाषित करना है, मतलब x की वैल्यू हमारी n पाई नहीं हो सकती। अच्छा, n पाई नहीं होगी तो जो हमारा प्रांत है, डोमेन, वो क्या होगा, r माइनस n पाई। हम r रखेंगे, पूरा का पूरा रियल नंबर ही उठाकर रख देंगे सिवाय n पाई के। ठीक है, और क्या आ जाएगा, यहां से ग्राफ बनाते हैं। अब की बार लफड़ा किस में है, साइन में है, मतलब कि साइन में जहां जहां वैल्यू 0 हो रहा है वहां पे ग्राफ ऐसे जाता हुआ दिखेगा हमें, है ना। ये है हमारा y इक्वल 1 और ये है हमारा y इक्वल -1। ठीक, ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, इधर इतना देखिए जरा, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये -2 पाई हो गया, नहीं ये माइनस पाई हो गया, ये -2 पाई हो गया, ये -3 पाई हो गया, इस हिसाब से होगा। तो ये ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा और यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ऐसे ही ये होता चला जाएगा। ये वैल्यू है हमारी कितनी, π/2, ये वैल्यू हमारी कितनी, 3π/2, ये है हमारी 5π/2, ये है -π/2, ये -3π/2 और ये -5π/2। ठीक है, फिर से इस ग्राफ की खास बात क्या है, देखिए यहाँ 0 पाई पे जो वैल्यू है वो इसका अपरिभाषित हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे कहीं मिल ही नहीं रहा है, वो अनंत तक जा रहा है सीधे सीधे। फिर यहाँ पे 2 पाई 3 पाई पे भी वैसे ही जा रहा है, यहाँ पे पाई और 2 पाई पे भी ऐसे ही जा रहा है ना। तो समझने की बात है। अब क्या होगा, इसका रेंज क्या लिखेंगे हम, रेंज हमारा हो जाएगा फिर से माइनस अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। ये लेक्चर बहुत ही शानदार था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चीज़ों को आप याद रखना, समझना, जो भी किया हूँ उन सब का रीज़न आपको पता है मैंने क्यों किया है, क्यों डोमेन वही लिया, क्यों रेंज वही लिया है, सारा चीज़ ग्राफ से किया गया है। आपको बहुत अच्छे से समझना है इन छोटी छोटी बातों को, है ना, और याद भी कर लेना, कंठस्थ कर लेना, ताकि बार बार ग्राफ ना बनाना पड़े आपको। मुझे पूरा यकीन है कि लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जान ही रहे हैं आपको क्या करना है। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे लोगों के पास शेयर करिए ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।